हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम जो है परासरण दाब पढ़ रहे थे, परासरण पढ़ चुके थे, व्युत्क्रम परासरण पढ़ चुके थे, एसपीएम क्या होता है, सॉरी हम लोग जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है ना। उसका एक फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव कर लिया है, पाई इज इक्वल टू CRT, है ना, या फिर सी को हम लोग M बोल सकते हैं, मोलारिटी ST, S बराबर R जो वैल्यू रहती है वही रहेगी वहाँ पर। पाई का जो फॉर्मूला था उसके अंदर एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, वो ये कि पाई बराबर होता है M मोलारिटी R लिख लो या फिर S लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही वैल्यू रहती है दोनों की। और यहाँ पर M बराबर होगा N/V ST, ठीक है। लेकिन यहाँ पर N जो है वो मैंने आपको बताया था कौन से हैं, ऑब्जर्व्ड। और ऑब्जर्व मोल को अगर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्म में रहते हैं। तो आपको जो डेटा दिया जाएगा, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है 60 ग्राम यूरिया, है ना, 2.3 ग्राम NaCl, कुछ भी आपको डेटा दे रखा है, तो वहां से जो मोल निकलेंगे वो थ्योरेटिकल निकलेंगे, ठीक है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वी नो डेट कि N ऑब्जर्व अपॉन N थ्योरेटिकल इज इक्वल टू I वांट ऑफ फैक्टर, है ना। तो N ऑब्जर्व आप क्या कर सकते हो, N ऑब्जर्व की वैल्यू हमें पुट कर सकते हो क्या, N थ्योरेटिकल इंटू I। थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल लो, उसको वांट ऑफ फैक्टर से, उस सॉल्यूट के लिए जो वांट ऑफ फैक्टर निकलेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में N ऑब्जर्व मोल आ जाएंगे। तो यहां पर क्या रहेगा फॉर्मूला आपके पास में, पाई इज इक्वल टू N थ्योरेटिकल इंटू I इंटू S इंटू T एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम V, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पे N थ्योरेटिकल मोल ऑफ सॉल्यूट जो रहेंगे थ्योरेटिकल, वो क्या रहेंगे, वेट ऑफ द सॉल्यूट थ्योरेटिकल अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट थ्योरेटिकल। क्लियर। अब इस I का क्या रोल है वो आपको पता पड़ जाएगा जैसे इससे क्वेश्चन करते जाएंगे। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन है 60 ग्राम यूरिया is dissolved in 5 liter at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर आपको R की वैल्यू दे रखी है 1/12 लीटर ATM पर मोल इंटू केल्विन। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त आपको देखना डेटा क्या दिया हुआ है। अब आपको यूरिया का वेट दिया हुआ है ना, जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वेट दिया हुआ है वहां पर आपको, तो इसका मतलब यहां से अगर आप मोल निकालेंगे तो थ्योरेटिकल निकलने वाले, ठीक है। जबकि हम लोगों ने यहां पे जो वैल्यू लिखी हुई है कौन सी है, ऑब्जर्व। तो आपको क्या करना पड़ेगा, I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब वो बच्चे जो मेरे से बार बार पूछ रहे हैं I कहां लगाए कहां नहीं लगाए, वो आपको पता पड़ गया होगा, है ना। I आप हमेशा लगा के चलो, अगर नहीं जरूरत होगी तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। जैसे कि हम लोग यूरिया के केस में लेते हैं। और जितने भी एग्जांपल ज्यादातर दे रखे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं कि एनसीईआरटी के अंदर यूरिया ग्लूकोज वगैरह लेके ही दे रखे हैं, I की वैल्यू 1 लेके ही दे रखा है। लेकिन किस्मत खराब हो तो कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है I की वैल्यू चेंज हो जाए, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स दे दिए जाए। इसको सोल्व करते हैं। तो हमें निकालना है पाई, वी हैव टू कैलकुलेट पाई। तो पाई जो है बराबर होगा N, तो N मोल निकाल लेंगे हम लोग, मोल ऑफ यूरिया। मोल ऑफ यूरिया बराबर कितना हो जाएगा भाई, 60 ग्राम वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो 1 ही आएगा इसका आंसर। तो ये मोल आ जाएंगे थ्योरेटिकल 1। I की वैल्यू यूरिया के लिए कितनी आएगी, 1। S हमें दे रखा है, S और R दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू समान है, तो ये हो जाएगा 1/12। टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको कन्वर्ट करोगे केल्विन में तो कितना हो जाएगा, 300। 273 से 273 प्लस 27, है ना। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में ऐसे ही चेंज करते हैं बच्चों, 300 केल्विन हो जाएगा। डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, 5 लीटर। इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो ये आपके पास में जाएगा 5 ATM। पाई की वैल्यू जो है आपके पास में कितनी आ जाएगी, 5 ATM आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एक और क्वेश्चन में देता हूं, ये तो सिंपल सा था, इसके अंदर I की वैल्यू क्या थी, 1, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।
दूसरा क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख रहा हूं भाई, दूसरा क्वेश्चन है 58.5 ग्राम NaCl is dissolved in 5 liter at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट पाई। और यहां पर भी आर की वैल्यू जो दे रखी है आपको 1/12 लीटर ATM पर मोल इंटू केल्विन, ये लेना है, ऐसा बोल रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में ज्यादातर आपको आर की वैल्यू दे रखी होगी उसने, तो पाई कैलकुलेट कर लो उसी तरीके से जैसे यहां पे कैलकुलेट किया। मोल ऑफ NaCl कितने हो जाएंगे, मोल ऑफ NaCl हो जाएंगे वेट ऑफ NaCl अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl। तो वेट ऑफ NaCl आपको दे रखा है 58.5, इसका मोलिकुलर वेट निकालोगे तो वो भी कितना आएगा 58.51। यहां पर मैं इजी कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं, है ना, मुझे एग्जाम नहीं देना क्योंकि। तो पाई बराबर हो जाएगा n थ्योरेटिकल 1 s की वैल्यू, r की वैल्यू में लिख रहा हूं 1/12, टेम्परेचर में लिख रहा हूं यहां पे 300 केल्विन, वॉल्यूम यहां पर दे रखा है 5 लीटर। बताओ ये कैलकुलेशन और वाली कैलकुलेशन अगर आप देखो ध्यान से, ये देखो यहां पर ये अभी मैंने I की वैल्यू नहीं रखी है यहां पर, और ये इसको देखो आप ध्यान से, तो एक जैसी वैल्यू है ना। अगर इसका डेटा मैं निकालूं यहां पर आंसर, तो ये 5 ATM है, लेकिन दोनों के अंदर I अलग अलग है। वहां पर I जो है वो कितना होगा 1, क्योंकि वो क्या है, यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्लियर। और यहां पर जो NaCl है, इट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वेयर I इज इक्वल टू n होता है यहां पर नंबर ऑफ आयंस डिसोशिएटेड, पढ़ा चुका हूं मैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर में। तो कितने आयन डिसोशिएट होंगे NaCl के, 2, Na प्लस और Cl माइनस। तो इस 5 ATM को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा यहां पे निकल के, पाई इज इक्वल टू 10 ATM। डेटा बिल्कुल वही रखा है, सिर्फ मैंने क्या करा है यहां पर सोल्यूट चेंज किया है। एक जगह पर सोल्यूट है यूरिया और एक जगह पर है NaCl, दोनों का बिहेवियर जो है वो चेंज है। जैसे इनको सॉल्यूशन में डालेंगे तो 1 मोल यूरिया 1 मोल यूरिया की तरह ही काम करेगा, क्योंकि वो डिसोशिएट ही नहीं हो रहा। लेकिन यहां पर अगर मैं 1 मोल NaCl को डालता हूं तो वो 2 मोल की तरह काम करते हैं, ये पहले ही बता चुका हूं। इसलिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर, बिकॉज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, क्लियर। तो सॉल्यूट के पार्टिकल किस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, उस पर डिपेंड करता है कि वहां पर आपका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होने वाली है। इसलिए स्टार्टिंग में आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर पढ़ा दिया गया है। अब कल मैंने आपको एक बताया था कि न्यूमेरिकल करने के कुछ केसेस लिखाऊंगा, तो जो कल मैंने केस लिखा है तो उसको आप काट देना, ठीक है, क्योंकि वो केस नंबर 1 नहीं है, क्लियर। उसको काट देना, उसको रब कर देना। केस नंबर 1 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। केस नंबर 1, व्हेन two or more solute are present। अगर 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूट वहां पर प्रेजेंट हैं तो पाई की कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, पाई इज इक्वल टू आपके पास में होगा n टोटल S T अपॉन B, ठीक है। और यहां पर आप क्या मल्टीप्लाई करोगे I, क्योंकि यहां पर जो मोल रहेंगे वो हमेशा कौन से निकालने हैं आपको, थ्योरेटिकल मोल निकालने हैं। तो n टोटल जो है वो थ्योरेटिकल है, इसलिए मैंने अगर I नहीं लगाता तो वो कौन से माने जाते हैं, ऑब्जर्व, ठीक है। I आपको हमेशा लगाना है वॉन्ट ऑफ फैक्टर। तो n टोटल जो रहेगा यहां पर उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो आप, और करके लिखना n1 I1 प्लस n2 I2 प्लस इस तरीके से चलता रहेगा ये S T अपॉन B। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल है आपके पास में 60 ग्राम यूरिया एंड 58.5 ग्राम
NaCl are present in 5 लीटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो अब मैंने दोनों क्वेश्चन जो पहले कराए थे उनको मिक्स कर दिया। 5 लीटर के अंदर मैंने क्या कर दिया, ये भी डाल दिया 60 ग्राम यूरिया भी और 58.5 ग्राम NaCl भी डाल दिया। और आपसे बोल रहा हूँ पाई कैलकुलेट करने को, और एस की वैल्यू बिल्कुल वही है जो पहले हम लोगों ने ली थी, 1/12 लीटर ATM पर मोल इंटू केल्विन। ठीक है, अब यहां पर आपको देखना है कि एक तो यहां पर 2 सॉल्यूट लिए गए है ना, यहां पर जो है 2 सॉल्यूट लिए गए हैं, एक है यूरिया, ठीक है, और दूसरा है NaCl। यूरिया है इलेक्ट्रोलाइट, NaCl है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल मोल निकालने पड़ेंगे। एन टोटल बराबर कैसे निकालोगे, 60 ग्राम यूरिया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 60 ही आएगा। अब यहीं पर आप क्या करो, इसका आई फैक्टर जो है वो भी मल्टीप्लाई कर लो। यूरिया के लिए आई कितना होता है 1, ठीक है, ये आ जाएगा यूरिया के लिए, प्लस NaCl के लिए 58.5 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 58.5, और NaCl के लिए आई अभी हम लोगों ने देखा कितना आएगा 2। क्लियर, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहां पे 1 रहेगा, यहां पे 2 रहेगा, 1 + 2 = 3। तो टोटल मोल कितने आएंगे 3। अब पाई कैलकुलेट कर सकते हो, पाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 1/12 इंटू टेम्परेचर 300, वॉल्यूम आपके पास है 5 लीटर। बताओ सोल्व हो जाएगा ये, 5 × 6 = 30, 0 3 × 4 = 12, और ये आपके पास में आएगा 15 ATM। आपके पास में टोटल पाई कितना जाएगा 15 ATM। अब देखो पिछले क्वेश्चन के कंपेयर करो, पिछला क्वेश्चन जो है, जो 2 क्वेश्चन कराए उनसे कंपेयर करो इसको। 60 ग्राम यूरिया को डाला है 5 लीटर के अंदर, आंसर कितना आता 5 ATM। 58.5 ग्राम NaCl को डाला था 5 लीटर के अंदर ही, आंसर कितना आता 10 ATM। अब हम लोगों ने क्या करा, 5 लीटर के अंदर दोनों को मिक्स कर दिया, आंसर कितना आ रहा है 15 ATM। कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि सब कुछ डिपेंड कर रहा है सॉल्यूट कौन सा ले रहे हो। अगर टेम्परेचर वॉल्यूम आपने सेम कर दिए हैं तो सॉल्यूट कौन सा ले रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दोनों के 1-1 मोल ही हम लोगों ने यहां पे क्या करें, मिक्स किए हैं 5 लीटर के अंदर। क्लियर, चलिए ये था केस नंबर 1। अब आएगा केस नंबर 2, कल वाला काट लेना भाई। केस नंबर 2, व्हेन 2 or more non-reacting solution are present। 2 अलग अलग सॉल्यूशन को क्या कर दें, मिक्स कर दें, और आपको क्या करना हो, पाई निकालना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस तरीके से आप मोलारिटी इक्वेशन करते थे, टोटल मोल निकालते थे, मतलब जैसे मोलारिटी में आप फाइनल मोलारिटी निकालते थे M1V1 + M2V2 / V1 + V2, उसी तरीके से दोनों सॉल्यूशन जो है नॉन रिएक्टिंग है, इनको मिक्स करने के बाद में हम लोगों को क्या निकालना है, पाई टोटल। तो पाई टोटल किस तरीके से निकाल सकते हैं आप, आपका पाई टोटल जो रहेगा इन दोनों को मिक्स करने के बाद में, 2 सॉल्यूशन जो है नॉन रिएक्टिंग है उनको मिक्स कर दिया, तो हर एक सॉल्यूशन का अपना अपना क्या होगा, पाई होगा। मतलब हर एक सॉल्यूशन का अपना अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। मुझे उन दोनों को मिक्स करके क्या करना है, एक टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, π1 + π2 + डैश डैश डैश, इस तरीके से। ठीक है, कितने भी ऐड कर सकते हो वहां पे, हमें सबका क्या निकालना है, पाई निकालकर ऐड कर देना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, पाई टोटल निकालने के लिए बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग 2 अलग अलग सॉल्यूशन के लिए फाइनल मोलारिटी निकालते थे, आप कर सकते हो π1V1 + π2V2 अपॉन V1 + V2। क्लियर। तो देखो जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 60 ग्राम यूरिया is present in 2 liter at 27 degree centigrade and
180 ग्राम glucose is present in 3 liter at 27 degree centigrade. Calculate total osmotic pressure if they are mixed. If they are mixed together. देखिए, हालांकि इस क्वेश्चन को मैं कल करा चुका हूं, फिर भी आंसर सेम ही आने वाला है। तो टोटल पाई निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? पाई 1 निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो यहां से मोल निकल जाएंगे आपके पास में, इसके मोल आएंगे 1, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, तो इसके लिए पाई 1 निकाल सकते हो। दूसरा, इसके लिए आप क्या निकाल सकते हो? पाई 2 निकाल सकते हो और दोनों को जोड़ सकते हो। या फिर दूसरा तरीका है कि आप क्या करो, पाई टोटल बराबर कर दो पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो पाई 1 निकाल के देखो, इसका पाई निकाल चुके हो आप। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ रहा था? 5। वॉल्यूम कितना है इसका? 2 प्लस इसका निकाल लेना 180 बाय 180, ये भी 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1/12 इंटू 300 अपॉन 3, 100/12। 100/12 इंटू V2 आपके पास में आएगा 3 लीटर अपॉन 5 लीटर। इसको कैलकुलेट करोगे तब भी आपके पास में आंसर सेम आएगा, और आप अलग अलग निकाल के ऐड कर दोगे तब भी आपके पास में क्या आने वाला है? आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करना है इसको। तो दो अलग अलग नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन जो है, अगर उनको मिक्स कर दिया जाए आपस में, तो टोटल पाई निकालने के लिए मुझे जस्ट बिल्कुल मोलारिटी इक्वेशन की तरह सोल्व करना पड़ेगा इसको। दोनों के जो है अलग अलग सॉल्यूशन के वॉल्यूम चेक करने पड़ेंगे। टोटल मिलाकर जो वॉल्यूम हो रहा है यहां पर 5 हो रहा है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। हम लोग क्या करें, इसको पाई निकालने के लिए क्या करते हैं, यहां पर दोनों के मोल इंटू एस टी अपॉन वी। यहां पर दोनों के मोल जो है वो टोटल मोल आप यहां पे डाल सकते हो। ठीक है, जैसा आपका मन करे आप वैसे सोल्व कीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और आता है, एक केस और आता है, लेकिन वो केस जो है फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सॉरी फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है, बोर्ड वालों के लिए नहीं है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है कि अगर मान लो यहां पर जो सॉल्यूशन जो मिक्स किए गए हैं, अगर वो आपस में रिएक्शन कर जाएं, अगर जो दो सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं, अभी तो मैंने क्या लिया है नॉन रिएक्टिंग, अगर दोनों सॉल्यूशन मिक्स कर जाएं तो फिर तो वहां पे क्या होगी, रिएक्शन होगी, और वहां पे रिएक्शन होगी तो रिएक्टर और प्रोडक्ट दोनों बनेंगे। तो इसका मतलब इसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 का कंसेप्ट मिक्स कर सकते हैं, स्टोइकियोमेट्री वाला। ठीक है, तो वो जो केस है वो आपके कोर्स में नहीं है ना, उसके आपके क्वेश्चन आपके पास में आएंगे, और आएंगे तो फिर हम लोग कराएंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास में न्यूमेरिकल करने का तरीका। अब जो है एक टॉपिक मुझे आपको बताना है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कि यहां पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसके अंदर किस किस टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो रहता है इसके अंदर 3 टाइप के बन सकते हैं भाई। एक होता है आइसोटोनिक, अगर दो अलग अलग सॉल्यूशन आपके पास में रहे उनको मिक्स कर दिया जाए तो एक तो बनता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक बनता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक बनता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन 3 अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन मिक्स बन सकते हैं अगर हम लोग क्या करें, दो अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स कर सकते हैं। जैसे आइसोटोनिक जो रहता है वो किस तरीके का रहता है, हाइपरटोनिक किस तरीके का रहता है, और हाइपोटोनिक किस तरीके का रहता है, देख लेते हैं। मान लीजिए ये कंटेनर है, ठीक है, ये इसी तरीके से एसपीएम है, यहां पर इधर की तरफ एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहां पर मैं लगा रहा हूं प्रेशर, दूसरी तरफ भी एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, इस पे भी मैं क्या लगा रहा हूं, एक प्रेशर। दोनों पे मैंने प्रेशर लगा रखा है, दोनों में क्या है, सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2। इधर मान लो आपने सॉल्यूशन 1 भरा है और इधर की तरफ भरा हुआ है सॉल्यूशन 2।
और दोनों पे क्या लगा रहे हैं हम लोग, यहां पे प्रेशर लगा रहे हैं, इधर भी प्रेशर है और इधर भी प्रेशर। ठीक है, अब देखो मान लीजिए कि अगर मॉलिक्यूल्स इस तरफ से इस तरफ मूव कर रहे हैं, दोनों में ऊपर से प्रेशर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। दोनों अलग अलग सॉल्यूशन को एक एसपीएम के थ्रू अलग अलग कर रखा है, ये बीच में एसपीएम है, एसपीएम के थ्रू क्या कर रखा है, अलग अलग कर रखा है। और हमने जब इसको ऑब्जर्व किया तो देखा कि मॉलिक्यूल सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 की तरफ जा रहे हैं। अगर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा कि ये जो सॉल्यूशन 2 है ये किसकी तरह बिहेवियर करेगा, हाइपरटोनिक की तरह बिहेवियर करेगा। किसकी तरह बिहेवियर करेगा, हाइपरटोनिक की तरह बिहेवियर करेगा। ठीक है, मतलब यहां पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। और जो सॉल्यूशन 1 जिधर से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं इसकी तरफ, तो ये किसकी तरफ मूव करेगा, हाइपोटोनिक की तरह, हाइपोटोनिक। और ये किसकी तरफ बिहेवियर करेगा, हाइपरटोनिक। तो यहां पर क्या होगा, पाई 2, अगर सॉल्यूशन 2 की बात करें तो उसमें पाई 2 जो है वो पाई 1 से ज्यादा है। ठीक है, अगर यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है इधर से, तो ऑब्वियसली बात है मॉलिक्यूल्स किधर से किधर मूव करेंगे, इधर से इधर मूव करेंगे, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। भाई आपको पता होगा पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यही तो बताया था हम लोगों ने। अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा है इससे, तो मॉलिक्यूल्स इधर से इधर मूव करेंगे। तो जिस तरफ से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं उसको तो हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक, और जिसकी तरफ मूव करते हैं उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ये आपके पास में हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब तीसरा केस आता है आइसोटोनिक। तीसरा केस आता है बच्चों आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक का मतलब ये होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ both the solution are equal। अगर दोनों ही सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर जो हैं वो इक्वल है, मतलब पाई 1 बराबर या पाई 2 बराबर पाई 1 है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कौन से हो जाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर। इसको और दूसरे तरीके से समझ सकते हो। हाइपरटोनिक का मतलब, जैसे ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने क्या रख दिया, ये अंडा रख दिया, ठीक है, और इसके चारों तरफ, या फिर इसको किशमिश समझ लेना भाई, कुछ वेजिटेरियन लोग भी होंगे यहां पर, है ना। ये मान लो यहां पर मैंने रखा हुआ किशमिश, रेजिन, है ना। और मुझे बताना है ये पूरा का पूरा जो है यहां पर ये सॉल्यूशन भरा गया है, ये कौन सा क्या भरा गया है, सॉल्यूशन भरा गया है। या फिर अब यहां पर हमें क्या करना है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो अगर रेजिन सिकुड़ती है, रेजिन क्या होती है, श्रिंक होती है, तो बताओ कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो हाइपरटोनिक होगा कि आइसोटोनिक होगा। तो वो किस हाइपरटोनिक या हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में दोनों में डिफरेंस पैदा करना है। तो देखो अगर यहां पर ये वाटर हुआ, अगर यहां पर ये क्या हुआ, वाटर सॉल्यूशन, तो मॉलिक्यूल्स यहां से अंदर की तरफ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, स्वेलो हो जाएगा। मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल जा रहे हैं, तो ये केस आपके पास से बन जाएगा हाइपरटोनिक का। और अगर बाहर हम लोग क्या कर दें, NaCl टाइप का कुछ मिला दें सॉल्यूशन में, तो वो कौन सा केस बन जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो वो कौन सा केस बन जाएगा, हाइपोटोनिक का। इस तरीके से समझ सकते हैं जो पहले समझाया था। वैसे ये सबसे बेस्ट मेथड है कि हम लोग क्या करें, दोनों तरफ सॉल्यूशन भर दें, दोनों तरफ ही प्रेशर लग रहा है, क्योंकि प्रेशर किस पे लगता था, सॉल्यूशन पे लगता था, ऑस्मोटिक प्रेशर में।
अब मॉलिक्यूल्स अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो इसका मतलब इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन कम है और इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, बिकॉज द ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक और इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। और आइसोटोनिक जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बोथ द सॉल्यूशन आर इक्वल, और इस पर न्यूमेरिकल भी है, जैसे देखो π2 बराबर π1, अगर ये दोनों बराबर हुए तो इसका फॉर्मूला आपके पास में होगा N2S कांस्टेंट है और टेम्परेचर में क्या ले रहा हूं, दोनों के लिए सेम ले रहा हूं, एक ही टेम्परेचर पे है। ये जो प्रैक्टिकल हो रहा है यहां पर ये एक ही टेम्परेचर पे हो रहा है। मान लो कि यहां पे टेम्परेचर मैंने ले रखा है 270 या 27 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम टेम्परेचर पे हम लोग काम कर रहे हैं, 35 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जो है इसके मोल अलग है क्योंकि कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है, और नीचे क्या है, वॉल्यूम भी अलग है। यहां पर N1 ये कांस्टेंट टेम्परेचर हम लोगों ने सेम ले लिया दोनों के लिए, और नीचे V1, तो ये S और T से S और T कट जाएगा, यहां पर बचेगा क्या, N2 अपॉन V2 बराबर N1 अपॉन V1। तो इससे आपके पास में क्या आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है आइसोटोनिक के लिए। इससे क्या आ सकता है बच्चों, न्यूमेरिकल आ सकता है आइसोटोनिक के लिए। लाइक ये रहा आपके पास क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है अब 5% W/V केन शुगर, है ना। सबसे पहले मतलब समझ जाओ कि यहां पर जो लिख रखा है इसका मतलब क्या है। देखो 5% W/V केन शुगर का मतलब यह है कि यहां पर 5 ग्राम केन शुगर 100 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व है। बताओ सही है कि नहीं है। 5 ग्राम केन शुगर, V किसका रहता है यहां पे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, 100 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व है। इज आइसोटोनिक विद 0.877, यहां पर भी ये आएगा W/V यूरिया, W/V यूरिया, ठीक है, सॉल्यूशन। तो 0.877 W/V यूरिया का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा आपके पास में कि 0.877 ग्राम यूरिया 100 ml में 100 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व है। ठीक है, दोनों चीजों का मतलब मैंने समझा दिया। इफ मोलार मास ऑफ केन शुगर इज 342, हमसे बोला है कि अगर केन शुगर का मोलार मास 342 है तो यूरिया का मोलार मास काउंट करो, है ना। और ये दोनों सॉल्यूशन जो हैं आपस में क्या है, आइसोटोनिक हैं। आइसोटोनिक का मतलब यह है कि इसका जो पाई है वो इसके पाई के बराबर है, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बराबर हैं। अगर इसका पाई ले लेता हूं मैं π1 और इसका पाई ले लेता हूं π2, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर π1 π2 ले लिए। अगर ये दोनों आपस में आइसोटोनिक है तो इसका मतलब क्या होगा, π1 बराबर क्या होगा, π2 होगा। ठीक है, और अभी हम लोगों ने जस्ट चेक किया कि अगर दोनों के π1 बराबर π2 है तो N2 अपॉन V1 V2 बराबर N1 अपॉन V1। क्लियर, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, N2 अपॉन V2 बराबर N1 अपॉन V1। क्लियर, N2 को क्या लिखोगे आप, N2 को आप लिखोगे W2 अपॉन M2 डॉट V2। बताओ, इसका वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट बराबर, सॉरी π1 लिख रहे हैं ना हम लोग, तो ये 1 ही करो फिर। यहां पे होगा 1 1 1 1 1, ये होगा 2 2, ठीक है। यहां पे हो जाएगा ये W2 अपॉन M2 डॉट V2। π1 केन शुगर के लिए और यूरिया के लिए π2। अब यहां पे वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ, है ना। देखो W1 मतलब यूरिया, सॉरी केन शुगर के लिए मुझे वेट दिया हुआ है 5 ग्राम, ये रहा 5 ग्राम, तो ऊपर लिख दिया 5। क्लियर, केन शुगर का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है हमें 342, क्वेश्चन में बोला हुआ है उसने, है ना, क्वेश्चन में बोला हुआ है, ये देखो
इफ द मोलार मास ऑफ केन शुगर इज 342, क्लियर। डॉट वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों का कितना दे रखा है 100। देखो यहां पर भी 100 ml सॉल्यूशन है, यहां पर भी क्या है 100 ml सॉल्यूशन, दोनों जगह पे क्या है 100। W2 0.877 डिवाइडेड बाय, इसका मोलार मास हमें फाइंड करना है यूरिया का, तो M2 लिख दिया, और इसका भी सॉल्यूशन कितना है 100 ml। ये 100 से 100 कट जाएगा, ये M2 इधर आ जाएगा भाई, यहां पे आ जाएगा 0.877 इंटू 342 डिवाइडेड बाय 5, क्लियर। इसको सोल्व कर लेना आप, आपके पास में मोलार मास ऑफ यूरिया आ जाएगा ग्राम पर मोल के अंदर, क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई हार्डनेस नहीं है इसके अंदर। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए था, आइसोटोनिक का मतलब पता होना चाहिए था, जो क्वेश्चन में बोला है। अगर आपको आइसोटोनिक का मतलब पता है तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब जैसा आइसोटोनिक में हो रहा है वैसा हाइपरटोनिक में भी हो सकता है, हाइपरटोनिक में भी हो सकता है। अगर हाइपरटोनिक बोला हुआ है तो आप क्या करोगे, एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन से, एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा रहेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, और फिर कल फिर मिलते हैं हम लोग। उससे पहले एक चीज यहां पे देख लेना, जो डायग्राम हम लोगों ने देखा था, इस डायग्राम में मैं 2 क्वेश्चन आपको सोचने के लिए बोल रहा हूं, है ना। सोचिए और मुझे व्हाट्सएप पे उसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन में ये बता रहा हूं, थ्योरेटिकल है, यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर 2 है, यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर 1 है। अगर हम लोग इधर से प्रेशर और बढ़ा दें, इधर से प्रेशर और बढ़ा दें, तो बताओ क्या होगा। अगर मैं इधर से प्रेशर और ज्यादा बढ़ा दूं, सॉल्यूशन 2 का प्रेशर, सॉरी इस सॉल्यूशन 2 का प्रेशर जो है और ज्यादा बढ़ा दूं, तो बताओ क्या होगा। ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है यहां पर, ये रुक जाएगा, रुकेगा नहीं रुकेगा बताओ। अगर इधर से मॉलिक्यूल अभी इधर जा रहे हैं, दोनों पे प्रेशर लगा हुआ है ना, और पाई 2 जो है यहां पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर लगा हुआ है वो इससे ज्यादा है, ठीक है। अब मैं अगर प्रेशर और ज्यादा बढ़ा दूं तो हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल्स क्या करें, इधर जाना शुरू कर दें, या फिर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए, यहां पर रुक जाए। तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, उसकी जो आपने प्रेशर लगाया उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी पाई 2 माइनस पाई 1। मैंने बता दिया आंसर, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार नीट के अंदर कि अगर, और ये ऐसे डायग्राम बना के कि अगर यहां से प्रेशर और बढ़ा दिया जाए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये है और हाइपरटोनिक और हिपोटोनिक ये है, अगर इस हाइपरटोनिक में और ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। तो वो जो प्रेशर है वो कितना होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को रोकने के लिए, यहां पर मॉलिक्यूल्स के फ्लो को रोकने के लिए वो प्रेशर कितना होगा, उस प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, पाई 2 माइनस पाई 1, क्लियर। और दूसरा क्वेश्चन, अगर इस सॉल्यूशन 1 की जगह पर हम लोग यहां पर प्योर सॉल्वेंट भर दें, इस सॉल्यूशन 1 की जगह पर प्योर सॉल्वेंट भर दें, तो बताओ क्या होगा, जो यहां पे हो रहा है वही होगा, क्लियर। ये 2 तरह के क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, वो आपको याद रखना है, फिर से सुन लो। अगर प्रेशर और ज्यादा बढ़ा दे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर रुक जाएगा, नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर चलता रहेगा, बस क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का फ्लो रुक जाएगा। और मॉलिक्यूल्स को फ्लो होने के लिए अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहां पर हम लोगों ने कितना प्रेशर बढ़ाया है, तो उस प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, पाई 2 माइनस पाई 1। दूसरा, अगर इस सॉल्यूशन 1 की जगह पर हम लोग यहां पर प्योर सॉल्वेंट फिल कर दें तो क्या होगा, जो पहले हो रहा था वही होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का फ्लो चलता रहेगा, क्लियर। बस ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जो मुझे आपको बताना था। तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल्स कीजिए, और एक क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए और इसको होमवर्क में कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, और फिर कल फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक आप क्वेश्चन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।